नमस्कार श्रोताओं, आप सबका आज के दिन प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर जो हम लोग बातचीत करने हैं, आप सबका स्वागत है। हम आगे बढ़ने से पहले जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, उन सब से आपको मिला दूं। तो सबसे पहले तो हैं डॉक्टर अनुराग खेतान, अपने हाथ उठाएंगे। नमस्ते जी। डॉक्टर अनुराग खेतान, वेलकम। एंड देन ही इज our urologist in Paris Hospital here in Gurgaon. And then thank you Dr. Anurag. Dr. धर्मेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। And then ये डॉक्टर धर्मेंद्र मलिक हैं, हमारे पेट स्कैन के इंचार्ज। और उसके बाद में है डॉक्टर संजय धवन। If you just say hello, we can see you here, Dr. धवन. Yeah, right. So डॉक्टर संजय धवन है, हमारे इमेजिंग के हेड हैं एंड पूरे MRI CT स्कैन सब करते हैं। डॉक्टर संजीव कटोरिया जो HOD ऑफ द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पूरे बायोप्सीज एंड वगैरह सब कुछ करते हैं। एंड डॉक्टर आदित्य अग्रवाल हैं, जो हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो है हमारा ये क्या कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर है। सो अभी आपको 1 मिनट में ये दिखाते हैं। आप सबका आज के दिन यहाँ पर स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर रंगाराव, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और चेयरमैन पारस कैंसर सेंटर। पारस कैंसर सेंटर और पारस हॉस्पिटल से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, पारस हॉस्पिटल इधर गुरुग्राम का एक बड़ा सेटअप है और हमारे और भी चेन्स हैं हॉस्पिटल के बाकी जगह पर। और जो आज का अभी तक हमने जो कुछ कैंपेन किया था, एक तरह से सबकी जानकारी के बारे में किया था। हमने कुछ दिन पहले ब्रेस्ट कैंसर, पूरा 1 हफ्ते का कंप्लीट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया था। और उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर के बाद में फिर हमने डिस्कस किया था हेरेनिक कैंसर्स, पूरे 5 दिन, जो डॉक्टर पीयूष एंड सब ने बात किया था। कंप्लीट हमारे स्पेशलिस्ट ने हेरेनिक कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और हर एक कैंसर में जब भी बातचीत करते हैं हम लोग, ये क्यों होता है, क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक बुक में बताया जाता था। और हेड एंड नेक कैंसर के बाद में हमने ब्लड कैंसर के बारे में बातचीत किया था, जो डॉक्टर विभोर, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर आदित्य, बाकी सब ने हमने बात किया था इधर। और उसके बाद में हमारी एक और सेशन हुई थी पूरे हफ्ते तक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट के कैंसर्स, जो कोलोरेक्टल कैंसर्स, गॉल ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर्स, पैनक्रियास कैंसर एंड लिवर कैंसर, इन सब के बारे में बातचीत किया था। और अभी जो आज बात कर रहे हैं, आज जो हमारा नया सीरीज शुरू हुआ है, आज हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, कल बात करेंगे किडनी कैंसर के बारे में, और परसों प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा प्रिवेंशन एंड रिस्क के बारे में करेंगे। फिर 18 तारीख को, फ्राइडे को, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। इन सब से कैसे बच सकते हैं, इनको अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में बातचीत होगी। जो आज का विषय है प्रोस्टेट कैंसर, इससे पहले ये भी बता दूं कि हमारा एक ईमेल आईडी है, आप ये देख सकते हैं, queries@parascancercenter@gmail.com। इसमें आप हर तरह के क्वेरी किसी भी कैंसर के बारे में भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी हमें इसे जवाब देते हुए। काफी क्वेश्चंस आए हैं और उसके बेसिस में हम हर एक इंडिविजुअल को जवाब देते रहते हैं। और यह एक टेलीफोन नंबर भी है 9319292559। इसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। अगर बाय चांस आपने पिछले सेशन नहीं देख पाए थे, अभी भी पूरे हमारे पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज में ये सब चीजें अभी भी अवेलेबल है। और जो आज बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे, ये सब हमारे हेल्थ केयर पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज पे पूरे अवेलेबल है। और आप जरूर देखिएगा, हमें बहुत खुशी होगी, आप इसमें इंटरैक्ट करते रहेंगे। जो आज का विषय है प्रोस्टेट कैंसर, उसके बारे में जो बातचीत करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होती हैं, और ये जो नेचुरल ग्लैंड है, बचपन से लेके आदमी जब तक बड़ा होता है, उसकी क्या नेचुरल हिस्ट्री होती है, कैसे बड़ा होता है, क्या हर एक में कैंसर होता है, कुछ में कैंसर होता है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोस्टेट बड़ा होने के और कैंसर होने के, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, और प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो उनकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्टेजिंग कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये सब जब विषयों के बारे में हम लोग
बातचीत करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है और क्या वो करता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे तरह से हमें बताएंगे डॉक्टर अनुराग। सो डॉक्टर अनुराग, मे आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, प्लीज। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं सामने, ये यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है जो ब्लैडर और यूरिथ्रा यानी यूरिन की ट्यूब के जंक्शन पे होता है। इसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको फील कर सकते हैं अगर रेक्टम के थ्रू जाए, क्योंकि ये जस्ट रेक्टम के आगे होता है। इसका मेन जो फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए होता है, क्योंकि जो टेस्टिस से ट्यूब्स आती हैं वो प्रोस्टेटिक ट्यूब्स के साथ मिलके ही सीमन एक्सक्रीट करते हैं। जो सीमन है बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ secretion from testis, prostate gland, and there are other 2 glands which are nearby. इसका जो मेन काम होता है, ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन और अलाइव रखने के लिए हेल्प करता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज भी बढ़ने लगता है, और जब साइज बढ़ता है, चूंकि ये यूरिन के रास्ते के चारों तरफ है, तो इसका थोड़ा कंप्रेसिव इफेक्ट यूरिन के रास्ते पे आने लगता है। ब्लैडर पे कंप्रेसिव इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी इरिटेटिव सिम्टम्स होने लगते हैं यूरिन में। तो मेन इसका बेसिकली यंग एज में ही फंक्शन है, ओल्ड एज में इज मोर ऑफ ए प्रॉब्लम देन एनी डूइंग एनी फंक्शन। राइट, थैंक यू डॉक्टर अनुराग। आपने तो अच्छे से बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये छोटे से ग्लैंड है जो बाहर से नहीं दिखता है, अंदर है, और उसके अंदर से एक पेशाब की नली जाती है, और वो पूरे यूथ में यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ये ग्लैंड, जैसे प्यूबर्टी हो जाती है उसके बाद में बढ़ने लगता है, और जब तक अडल्ट रहते हैं वो बड़ा ही रहता है, और ओल्ड एज में और भी बढ़ते रहता है। इसका मेन काम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन से इसका सीमेन का हेल्प करना है, और सीमेन को लॉन्ग लाइफ देता है, और उसको काफी और फंक्शंस होते हैं, और ये ओल्ड एज में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद में फिर हम लोग ये जानेंगे कि ये जो नेचुरल हिस्ट्री है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये जैसे मैंने बताया था कि बचपन जब पैदा होता है आदमी बहुत ही छोटा होता है, और उसके बाद में जब वो प्यूबर्टी आती है तो बढ़ जाता है, और अडल्ट साइज में जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया है वो बड़ा होता है, उसके बाद में फिर ओल्ड एज में फिर से बढ़ता है वापस। और ये है इसके फंक्शंस के बारे में। डॉक्टर अनुराग ने बताया था कि ये हर तरह के सेक्सुअल फंक्शंस, स्पर्म को प्रिजर्व करता है, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करता है, और एक प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, और वो स्पर्म को ग्लू करता है, एंड स्पर्म्स को अच्छे तरह से रखने में ये काफी ये रहता है सक्सेसफुल। एंड प्रोस्टेट कैंसर, तो डॉक्टर अनुराग आपसे ये है कि प्रोस्टेट कैंसर कितना कॉमन है इंडिया में और बाकी वेस्ट में, कितना कॉमन है? प्रोस्टेट कैंसर इन फैक्ट वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स इन मेल है, सेकंड टू द कैंसर लंग, और इसका इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और ये आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी द नंबर 1 कैंसर इन मेल्स। और इंसिडेंस इंडिया में भी काफी बढ़ रहा है। इसके कई रीजन है। एक तो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, क्योंकि इसका इंसिडेंस एज से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे से ज्यादा एज होती है, कैंसर प्रोस्टेट का ज्यादा चांसेस होते हैं बनने के। सेकेंड रीजन ये है कि हमारी लाइफस्टाइल जिस तरह की है, एक्सपोजर टू वेरियस केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स एंड स्मोकिंग, ये सारी चीजें इसको बढ़ाती हैं, इसके इंसिडेंस को। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैंसर बन गया है, और इसकी डायग्नोसिस अगर टाइम पे हो जाती है तो इसकी प्रोग्नोसिस काफी अच्छी है। पेशेंट पूरी अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस if we diagnose it at early stage and treat it at early stage. So thank you डॉक्टर अनुराग। So मैं एक सवाल, हमारे पास में डॉक्टर अदिति हैं जो रेडिएशन करते हैं, और डॉक्टर संजीव खेत्रपाल भी हैं, वो भी बताएंगे पैथोलॉजिस्ट क्या क्या कि जो आजकल जो प्रोस्टेट कैंसर देख रहे हैं, काफी ज्यादा देख रहे हैं। डॉक्टर अदिति, आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले से आप ज्यादा देख रहे हैं आजकल प्रोस्टेट कैंसर? यस सर, एक्चुअली प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस जैसा कि डॉक्टर अनुराग ने बताया, बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गया है। दूसरा इसलिए भी बढ़ गया है कि हमारी इमेजिंग मोडालिटीज बेहतर हो गई हैं, तो हम जल्दी पिकअप कर पाते हैं। तीसरा रीजन है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा सेडेंटरी है, एक्सरसाइज कम है, फैट ज्यादा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और फिर चौथा जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि आगे वो जीन्स फैमिली में पास ऑन होते हैं।
So all Right. these reasons are contributing जिसके वजह से ये incidence increase हो रहा है. Right. So, Dr. Katuria, you're there. So, prostate cancer क्या आप भी पैथोलॉजी लैब में ज्यादा पेशेंट पहले से आ रहे हैं आजकल? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? Fine. So, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. I think there is some connection problem. So, ये एक और चार्ट है जो कि अलग-अलग देशों में ये लाल वाला जो देख रहे हैं ये इंसिडेंस का है, यानी कि कितने लोगों को कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर. सबसे ज्यादा वेस्ट में होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका, कैरिबियन, इसमें. तो ज्यादा डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज्यादा होता है. और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं उनमें जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, बट ये जो ब्लू वाला बता रहे हैं कितने लोग उससे उनकी मौत होती है. तो ये जो प्रोपोर्शन ऑफ डेथ है वो कम है. और जैसे जैसे हम लोग दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आएंगे वहां पर इंसिडेंस तो कम होता है. जैसे अफ्रीका में आते हैं इंसिडेंस थोड़ा सा कम है, बट वहां पर प्रोपोर्शनेटली कैंसर मोर्टेलिटी यानी कि डेथ जो होती है वो ज्यादा होती है. और हमारे जैसे देशों में जो लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में इंसिडेंस कम है. बट जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया एज बढ़ते जा रहा है तो इसमें हमारा अभी इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है. हम लोग आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर. कुछ स्पेशल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस तो देखा है, रेशियल डिस्टर्बेंसेस में देखा है. सो डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर सुमित, मे बी आजकल क्या आप लोग प्रोस्टेट कैंसर इन द यंग, मतलब यानी कि छोटे लोगों में भी देख रहे हैं, और यंग का क्या डेफिनेशन होगा डॉक्टर अनुराग? नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर जो ज्यादा इंसिडेंस होता है दिस इज आफ्टर 55 इयर्स. बट चूंकि आजकल काफी लोग अवेयर हो गए हैं और रूटीन हेल्थ चेकअप कराने लगे हैं, उसमें रूटीन हेल्थ चेकअप में कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम इसको एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं. तो इसलिए ये काफी यंग पेशेंट्स में भी डायग्नोज हो पा रहा है. दूसरा, अब हमारी साइंटिफिक नॉलेज काफी बढ़ गई है. इसका रीजन हमारे को कुछ पता लगे हैं, जिससे देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हम ऐसे लोगों में उनके बच्चों को एडवाइस करते हैं कि वो अपना टाइमली टेस्ट करवा लें. इसकी वजह से भी हम काफी यंग एज में उनको डायग्नोज कर पा रहे हैं. और अदरवाइज ऑल्सो ड्यू टू स्मोकिंग एंड अदर दीज एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर, थोड़ा रिस्क और इंसिडेंस बढ़ा है यंग पेशेंट्स में. राइट. सो थैंक यू. डॉक्टर सुमित होंगे अभी. सो डॉक्टर सुमित हमें बताएंगे, आपने जो प्रोस्टेट कैंसर अब काफी सालों से आप भी देख रहे हैं, तो क्या फैमिलीज में भी ये चल रहे हैं? काफी लोग, जैसे भाई लोगों को अभी रिसेंटली हमने एक देखा था, आपने भी देखा होगा, 2 भाइयों को हुआ है प्रोस्टेट कैंसर. डॉक्टर सुमित, इज ही देयर? आई थिंक ही इज नॉट ऑनलाइन. या फाइन, ठीक है. डॉक्टर अनुराग आप ही बताएं इसके बारे में, फैमिलियल प्रोस्टेट कैंसर के बारे में. ये खासकर देखा गया है अगर आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर कैंसर है तो इंसिडेंस काफी बढ़ जाता है. योर रिस्क ऑफ गेटिंग प्रोस्टेट कैंसर इज मच मोर इफ योर ब्रदर और इफ योर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट इज हैविंग कैंसर प्रोस्टेट. इसके बहुत सारे जेनेटिक रीजंस हैं. देयर आर फ्यू जेनेटिक म्यूटेशंस व्हिच रन इन द फैमिली. तो उसकी वजह से ये इंसिडेंस बढ़ जाता है. तो ऐसे केसेस में जो हम रूटीन इन्वेस्टिगेशंस अपनी स्क्रीनिंग शुरू करते हैं, जैसे कोई हिस्ट्री ना हो तो हम 55 इयर्स में शुरू करते हैं, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो वी वन स्टार्ट एट एज ऑफ 40 इयर्स स्क्रीनिंग पेशेंट की, ताकि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सके. पर हम काफी पेशेंट्स ऐसा देख रहे हैं जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में डिटेक्ट कर पा रहे हैं इसकी वजह से. So, डॉक्टर आदित्य, मे बी यू कैन ऑल्सो बता सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, फेमिलियल में इनमें भी कोई रिलेशनशिप है प्रोस्टेट कैंसर और बाकी कैंसरों के बारे में? So there are specific genes, BRCA1, BRCA2. So they are genes that are responsible, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर दोनों का ही रिस्क बढ़ जाता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर ही हो फैमिली में. अगर किसी को प्रोस्टेट है और उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन में फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनको ब्रेस्ट है या सार्कोमा है, कुछ और कैंसर्स हैं जो उस जेनेटिक सिंड्रोम में आते हैं, तो उनको भी रिस्क है कि आगे वो जीन पास ऑन हो सकता है. या वेरी थैंक यू. आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है. सो यानी कि जो फैमिलीज में कैंसर्स होते हैं वो करीब करीब 100 में से 10 लोगों का या 5 से 10 लोगों का फैमिलियल होता है. वही चीज प्रोस्टेट कैंसर के लिए है. और आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि
कुछ लोगों को प्रोस्टेट होता है, कुछ लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, कुछ लोगों को कैंसर ऑफ द कोलन होता है, किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, तरह तरह के कैंसर हो रहे हैं। आगे जाके और भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। और जैसे आदित्य ने बताया है कि वो एक कुछ जीन्स के बारे में होती है, ब्रेस्ट कैंसर जीन्स, और ये नॉर्मली प्रेजेंट होती है, बट ये जब म्यूटेशन इनका हो जाता है उस समय जो हमारी इंजरी होती है उसको रिपेयर, जीन्स को रिपेयर कर नहीं पाते हैं, और रिपेयर नहीं करने के कारण वो एक कैंसर का कारण बन जाता है। तो ये है इसकी कहानी। और ब्लड टेस्ट करने से इनको होता है, यानी कि जब भी फैमिलियल कैंसर किसी को होता है और उनमें जीन पाया जाता है उस पेशेंट में, तो बाकी लोगों का स्क्रीनिंग करना चाहिए, और उन सबको, लेडीज को भी बताना चाहिए कि इनका ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर, इन सबके लिए हर एक चीज का स्क्रीनिंग भी किया जाए। बेस्ट ये है, अगर ऐसी बात है तो आप ऑन्कोलॉजी टीम से संपर्क करें ताकि आपको एक अच्छा सा एडवाइस मिले। थैंक यू वेरी मच। सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर अनुराग, सो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है इनमें क्या सिम्टम्स होती हैं? और दो तीन और भी सवाल, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कई बार हमारे पास रिसेंटली आए हैं, प्रोस्टेट कैंसर के अलग सिम्टम्स होते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं, अलग होते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं डॉक्टर अनुराग प्लीज। जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर शुरू में पेशेंट को रात को बार बार उठना, यूरिन दिन में जब बार बार जाना, कंट्रोल कम होना, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो रुक के यूरिन आना, पूरा एम्प्टी नहीं होना, टाइम ज़्यादा लगना, या जलन होना, इन्फेक्शन, और रेयरली ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के हैं, वेदर इट इज एनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ कैंसर और वेदर इट इज सिंपल एनलार्जमेंट विदाउट कैंसर। तो सिम्टम्स के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। बट जब भी कोई पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स से आता है तो हम उसके बेसिक टेस्ट करवाते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें कोई कैंसर का डाउट तो नहीं है, कोई हमारे को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो नहीं है। अगर हमारे को थोड़ा सा भी डाउट लगता है, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन पे या किसी टेस्ट में कोई इंडिकेशन आता है, तो हम फिर उसको प्रोस्टेट कैंसर के लिए इवेलुएट करते हैं और उसको रूल आउट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट। एक और चीज मैंने देखी है, बहुत सारे पेशेंट्स किसी दोस्त से सुन लिया, उन्होंने शुरू कर दिया मेडिसिन, किसी और से सुन लिया, किसी जनरल फिजिशियन से या लोकल डॉक्टर से मेडिसिन लेके शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होता है, सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे आपके, आपको तकलीफ ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कैंसर है तो कैंसर अंदर अंदर बढ़ता रहेगा। तो जब वो कैंसर के सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। वो पर्टिकुलर सिम्टम्स है कि बोन पेन होने लगेगा, या कोई स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाएगा विदाउट एनी रीजन, या आपका वेट लॉस होने लगेगा। ये एडवांस स्टेज में सिम्टम्स आते हैं बेसिकली जो कैंसर के हैं। तो इसीलिए हमारे को बिफोर स्टार्टिंग मेडिसिन ये बहुत जरूरी है कि हम सारे टेस्ट करके प्रॉपरली इवेल्युएट कराएं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करें। अदरवाइज वी आर गोइंग टू मिस दिस डिजीज एंड लेटर ऑन वी विल रिपेंट। सो डॉक्टर अनुराग, एक और सवाल है, आजकल तो पेशेंट्स एंड पब्लिक उस सिम्टम को काफी समझते हैं कि लैब पास में है, बड़े आसानी से टेस्ट करते हैं। एक पीएसए, उनको ये भी मालूम है कि प्रोस्टेट कैंसर का एक होता है, पीएसए बढ़ जाता है। कई लोग अपने आप पीएसए करा लेते हैं, और जब वो कम होता है कहते हैं मुझे कैंसर नहीं है, या 40 या 50 हो जाता है पीएसए तो सोचते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। तो पीएसए का जो लेवल है और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और प्रोस्टेट कैंसर, उसका कोई संबंध, कोई रिलेशनशिप, कोई कट ऑफ वैल्यूज? पीएसए को एक्चुअली ना बहुत मिसयूज भी किया गया है, इसीलिए बीच में आपने सुना होगा यूएस में कुछ सालों के लिए पीएसए को उन्होंने एक तरह से काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इन्वेस्टिगेशन पीएसए को नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग 25 साल में 30 साल में पीएसए करा लेते हैं, और वो बहुत सारे कारणों से ज्यादा हो सकता है। पीएसए ज्यादा होना कैंसर का इंडिकेटर नहीं है। दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजंस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द पेशेंट। क्योंकि जो जितने भी पीएसए राइज के पेशेंट होते हैं उसमें से सिर्फ 30 या 35% पेशेंट्स को कैंसर निकलता है, बाकी 65 to 70% पेशेंट्स को कैंसर नहीं निकलता। तो कई लोग पीएसए करवा के एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत एंजाइटी में चले जाते हैं। कई बार उनका सारा जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार शेयर भी नहीं करते पेशेंट, अपने को छुपा, अपने फैमिली से भी छुपा लेते हैं। तो बेटर ये है कि पीएसए करवाने से पहले डॉक्टर से मिलें, उनकी एडवाइस पे ही पीएसए करवाएं, क्योंकि उसके इन्फेक्शन में अगर आप करा लेंगे या किसी और चीज वजह से कराएंगे तो हो सकता है आपकी फॉल्स रिपोर्ट आ जाए। और कभी कभी ये भी देखा गया है अराउंड 25% ऑफ कैंसर्स जो प्रोस्टेट के कैंसर के पेशेंट्स हैं उसमें पीएसए नॉर्मल भी हो सकता है। तो पीएसए के ऊपर 100% हम रिलाई नहीं कर सकते हैं।
उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन और भी चीजें देखी जाती है, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है, रेक्टल एग्जामिनेशन है, या अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट है, या कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, तो ऐसे केसेस में अगर PSA नॉर्मल भी है तो भी हम फिर पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। या थैंक यू। आई थिंक ये बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर अनुराग खेतान ने कि नंबर 1 कि जब भी कोई किसी को ये वाले सिम्टम्स होते हैं पेशाब के, इसमें आप दूसरे अपने दोस्त या अपने पड़ोसी उनको देख करके भाई मैं भी ये टैबलेट ले लेता हूँ, वो एक गलत होगा। आप अपने यूरोलॉजिस्ट पक्का उनसे मिलिए और उनको चेकअप करवाइए, उसके बाद में अपनी दवाई लीजिए। वो कुछ और दवाई लेते हैं तो आप उसको फॉलो करके मत लीजिए, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी चीज, कभी PSA अपने आप मत कराइए प्लीज, एंड देन उसको इंटरप्रेट भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर अनुराग खेतान ने बताया है, कैंसर होते हुए PSA नॉर्मल हो सकता है, और PSA बढ़ने के बाद में भी कैंसर जरूरी नहीं कि वो होता है। तो ये दोनों ही चीज हैं, ये बिल्कुल आप ना करें। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो बड़ा होता है और कैंसर का होता है, दोनों में सिम्टम्स में खास फर्क नहीं है, rather कोई भी फर्क नहीं है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें। और जैसे उन्होंने बताया कि रेक्टल एग्जामिनेशन जब करेंगे तभी हमें पता चलेगा। डॉक्टर संजय धवन भी हैं इस समय, इनसे मैं पूछता हूँ, कई लोग ये अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, क्या ये अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट का ये KU भी कराते हैं, उससे उनको क्लू कैसे मिलता है प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, उसका क्लू कैसे बताएं? डॉक्टर संजय धवन हमारे जो HOD रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। थैंक यू सर। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एक बहुत ही बेसिक और वाइडली अवेलेबल इमेजिंग मोडालिटी है। इसको करना बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ रेडिएशन नहीं होती, 100% सेफ है। ये सब पेशेंट को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो निचले भाग में हमें प्रोस्टेट अच्छे से दिखाई पड़ता है, उसका हम साइज, वॉल्यूम सब कुछ पता लगा सकते हैं। और अगर कुछ प्रोस्टेट कैंसर का कुछ डाउट हो, कुछ ऐसा लगे हमें अल्ट्रासाउंड पे, तो फिर उसका हम एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। बट उस पे जाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप पेट का अल्ट्रासाउंड निचले हिस्से का कराने आए तो सब मरीज़ ख्याल करें कि ब्लैडर फुल होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत नाराज़गी होती है जहाँ पे जब हम बोलते हैं ब्लैडर फुल करने के लिए। जब ब्लैडर फुल होता है तब प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छे से दिखाई देता है, उसका भी असेसमेंट हो जाता है, और उसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बड़ा है तो वो सिम्टम्स कितने अफेक्ट कर रहा है। पहले एक बार प्री वॉइड जिसे कहते हैं, पास करने से पहले वॉल्यूम लेते हैं ब्लैडर का, फिर एक बाद में लेते हैं, तो उससे भी सर्जन को सहायता होती है, भी पेशेंट को तकलीफ कितनी है उसका असेसमेंट होता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड बहुत सिंपल है, वो भी रेक्टम के थ्रू एक प्रोब डालते हैं हम, प्रोब के ऊपर एक स्टेराइल कवर होता है विच इज क्लीन एंड इंश्योर्स दैट कुछ और बीमारी किसी एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं जा रही। वो हमें हेल्प करता है क्योंकि वो प्रोस्टेट रेक्टम के बिल्कुल बाजू में होता है, इसलिए वो उससे हम प्रोस्टेट बहुत अच्छे डिटेल में देख सकते हैं। तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड जिसको या ट्रस बोलते हैं, उसके अंदर एक लीजन प्रोस्टेट कैंसर का बहुत अच्छे से दिखाई देता है, एंड उसको साइज और क्या कितना इन्वॉल्वमेंट है उसका, वो सब उससे अच्छे से पता लगता है। तो अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, पर इसमें भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी सबसे पहला नंबर 1 स्टॉप तो वही है, उसी से आगे बढ़ते हैं हम। तो थैंक यू डॉक्टर संजय, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया है कि अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। जब प्रोस्टेट बड़ा है उसमें कैंसर है कि नहीं, कितना यूरिन बच जाता है आप यूरिन करने के बाद में, ये सब बताने के लिए। और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड जो बहुत सिंपल से टेस्ट है, वो जो अनस्पेशलाइज भी है, वो भी करने से प्रोस्टेट ग्लैंड की पूरी हालत अच्छी तरह से मालूम चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो सिम्टम्स के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, ये तो हमने देख ही लिया है। और हाउ टू डायग्नोज, तो डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर संजय, में भी डॉक्टर संजय भी बता सकते हैं, आप हैं यहाँ पर। तो ये प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में सबको ये बताया कि भी प्रोस्टेट कैंसर जल्दी से पकड़ो तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है और क्योर हो जाते हैं। तो आपने बताया भी अल्ट्रासाउंड के बारे में, इसके आगे क्या क्या टेस्ट होना चाहिए ताकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जल्दी से पकड़ा जाए?
जब हम पेशेंट में सस्पेक्ट करते हैं कि इसको कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं आजकल MRI प्रोस्टेट करते हैं, क्योंकि MRI एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इससे हम काफी हद तक इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस पेशेंट को बायोप्सी के लिए सेलेक्ट करें और किसको हम वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें ग्रेडिंग होती है जो डॉक्टर धवन बताएंगे, अगर ग्रेड हाई है उसमें और हमारा डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में हम फिर प्रोस्टेटिक बायोप्सी करते हैं। अदरवाइज अगर पायरेट्स ग्रेड लो है उसमें तो हम उसमें थोड़ा पेशेंट को वॉचफुल वेटिंग में रख के we repeat the PSA after 3 months, then 6 months, and keep the patient under surveillance so that we can take a quick decision whether patient requires biopsy or not based on this. Dr. Sanjay will tell what's the significance of MRI for this. And maybe जो बायरेट करके बोलते हैं हम लोग डॉक्टर संजय धवन, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो प्रोस्टेट के जो डायग्नोसिस में पिछले 10 साल में बहुत बड़ा चेंज आया है MRI आने के बाद, और MRI से अब हम असेस कर सकते हैं पूरी डिटेल के अंदर एनाटमी प्रोस्टेट ग्लैंड की। जो अगर लीजन होता है तो वो भी देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना अग्रेसिव है। यहाँ तक स्टडीज हुई हैं कि MRI से हम बता सकते हैं कि ये लीजन कितना अग्रेसिव होने की संभावना है, सर्जिकल कैप्सूल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं, और वो सब चीज़ें बता सकते हैं। और अब उस स्टेज तक आ गया है ये कि एक वर्ल्ड रिकग्नाइज स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग लिटरेचर में है पायरेट्स कैटेगरी। जैसे हमने सुना होगा ब्रेस्ट के अंदर हम बायरेट्स बोलते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट के अंदर पायरेट्स हैं। तो पायरेट्स 1, 2, 3, 4, 5 तक ऐसे उसकी ग्रेडिंग करी जाती है। अगर सस्पिशियस लीजन होता है तो वो पायरेट्स 4 और 5 तो डेफिनेट कैंसर है। पायरेट्स 3 इज जो इनडिटर्मिनेट, जो बीच का होता है, कुछ फीचर्स फेवर करते हैं, कुछ फीचर्स फेवर नहीं करते हैं। पायरेट्स 2 और पायरेट्स 1 तो वो नॉर्मल की तरफ जाते हैं या बेनाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि PSA बड़ा होता है, जैसे डॉक्टर खेतान ने बताया, क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की वजह से उसके भी चेंजेस MRI में दिखते हैं। लेकिन वो क्लासिकल प्रोस्टेटाइटिस के चेंजेस फिर पायरेट्स 2 कैटेगरी में आते हैं। पायरेट्स 4 के अंदर बायोप्सी इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी, बिकॉज इमेजिंग के हिसाब से वो कैंसर है, तो उसके अंदर तो बायोप्सी डेफिनेटली करते हैं। पायरेट्स 5 डेफिनेट कैंसर है बिकॉज वो स्प्रेड भी हो चुका है आसपास। और पायरेट्स 3 इनडिटर्मिनेट कैटेगरी है, उसमें जैसे डॉक्टर खेतान कह रहे थे कि असेसमेंट की जाती है कितने चांसेस हैं, PSA फॉलो अप करें या इमीडिएटली बायोप्सी करें। तो MRI prostate has revolutionized the management of prostate cancer to a very very large extent. Right. तो मतलब इसका जवाब सीधा सीधा है कि अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम्स हैं, यानी कि बार बार पेशाब जाना, रात को ज्यादा बार उठना, और उसके बाद में आपको यूरिन इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स हैं, या आपके PSA थोड़ा ज्यादा है, आपका प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, चेकअप पक्का कराना चाहिए। आप खुद इंटरप्रेट ना करें, यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे आपका। अल्ट्रासाउंड के बाद में अगर उसमें शक लगता है कुछ, MRI कराएंगे। MRI में रेडियोलॉजिस्ट आपको अच्छे तरह से उसमें असेसमेंट करने के बाद में एक बहुत अच्छी मशीन के साथ में जब टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड होने की संभावना क्या है। वो अपने ही लैंग्वेज में पायरेट्स करके स्कोरिंग होती है 1 to 5, एंड अगर 1 and 2 जब स्कोर होती है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर होने के चांसेस कम है। 3 में न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4 में बहुत ज्यादा शक है, 5 में कैंसर तो है ही है, और इसके बाद में इनमें बायोप्सी पक्का होना चाहिए। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर का डिस्ट्रैक्शन कैसे होना चाहिए। एंड देन हम इसके बाद में हम लोग स्क्रीनिंग पे भी आएंगे कुछ समय के बाद में। अभी ये जो स्क्रीनिंग के बारे में है, कई बार डॉक्टर अनुराग ये बताएं कि जो स्क्रीनिंग होता है प्रोस्टेट स्क्रीनिंग के लिए, तो स्क्रीनिंग एक मैंने बता दो, स्क्रीनिंग का डेफिनेशन क्या होता है। कम्युनिटी स्क्रीनिंग, यानी कि मान लीजिए गुड़गांव में ये करते हैं, एक शहर में करते हैं, पूरे शहर की जितने भी लोग हैं हर एक को धीरे धीरे करके हर एक को कवर करते हैं, उसको बोला जाता है स्क्रीनिंग। और जो खुद इंडिविजुअल कराते हैं वो सेलेक्टिव स्क्रीनिंग कहे या अपना चेकअप कराएं।
सो डॉक्टर अनुराग बताएंगे कि प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग के बारे में और उसके क्या फायदे हैं और उससे कोई नुकसान भी है। एंड डॉक्टर संजय धवन भी है, वो उसमें भी बताएंगे कि वो उसके जो अल्ट्रासाउंड करते हैं इनमें क्या बेनिफिट्स क्या हो। एंड उसके बाद में आजकल के रिकमेंडेशंस क्या है, बहुत सारे सोसाइटीज कुछ रिकमेंड करते हैं और रोज पेपर में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, आप ये करवाइए वो करवाइए, और कुछ ब्लड टेस्ट भी आते रहते हैं, और फेमिलियल कैंसर के बारे में क्या स्क्रीनिंग के रिकमेंडेशन। सो डॉक्टर अनुराग बताएंगे प्लीज। प्रोस्टेट स्क्रीनिंग के लिए जो रिकमेंडेड एज है, अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री या नहीं है तो 55 इयर्स है। आफ्टर 55 इयर्स आपको चाहे सिम्टम्स हैं या नहीं है, आपको एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और एक बेसिक पीएसए टेस्ट, बेसलाइन पीएसए टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं, अगर हमारे को लगता है कि पेशेंट को रिस्क बहुत कम है तो हम पेशेंट को 2 साल पे या 3 साल पे फिर बुला के दोबारा से टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका इंटरवल 5 इयर्स भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हमारे को डाउट है, पीएसए आपका मोर देन 1 है, या रेक्टल एग्जामिनेशन में कुछ डाउट है, या साइज काफी बड़ा है, या सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कि साल के साल भी आपको ये टेस्ट करवाने पड़े शुरू के कुछ साल, और फिर पेशेंट की डिजीज के बिहेवियर के अनुसार हम इंटरवल बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने बताया था फादर या ब्रदर को या डायरेक्ट किसी रिलेशन में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर है, कोलन कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसे केसेस में आपकी स्क्रीनिंग 40 to 45 इयर्स में शुरू हो जानी चाहिए। और ये भी देखा गया है, अगर हम 40 इयर्स में पीएसए करवाते हैं और वो 1 के अराउंड है या 1 से लेस है, तो ऐसे केसेस में आफ्टर 15 इयर्स भी इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट इज वेरी लेस। सो इवन इन सम कंट्रीज कुछ लोग बोलते हैं कि 40 इयर्स में भी करा लो आप, ताकि आपका लॉन्ग टर्म रिस्क पता लग जाए इसका, कैंसर प्रोस्टेट का। तो अदरवाइज ओवर इन्वेस्टिगेशन मैंने जैसे बताया था कि यंग एज में करा लेते हैं लोग, 25 इयर्स में पीएसए करवा लेते हैं, 30 इयर्स में करवा लेते हैं बिना किसी इंडिकेशन के। तो ओवर स्क्रीनिंग लीड्स टू ओवर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर आपका एक बार पीएसए ज्यादा आ गया तो सर्टेनली आपके एप्रीहेंशन कम करने के लिए आपको रिपीट भी करवाना पड़ेगा, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, हो सकता है एमआरआई भी कराना पड़े। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस, टाइम एंड एनर्जी, एवरीथिंग इज वेस्टेड इफ यू टेक योर डिसीजन योरसेल्फ। सो थैंक यू डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर संजय धवन के लिए एक क्वेश्चन है। एक अभी मैं एक्चुअल इंसिडेंट भी बताता हूँ जो हुआ है। एक हमारे दोस्त हैं जो करीब करीब 65 इयर्स के एज है, उनको कोई तकलीफ कुछ भी नहीं था। वो एक हर साल में अपने एक पूरा चेकअप कराते थे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब कुछ। और उसमें उन्होंने एक बार अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड जब किया था, प्रोस्टेट का भी चेकअप किया था। उसमें प्रोस्टेट में अल्ट्रासाउंड में ही एक छोटा सा शैडो दिखा उनको एक प्रोस्टेट में, और उससे उनका डायग्नोसिस आगे जाके एमआरआई हुआ, फिर बायोप्सी हुआ, फिर पता चला बहुत अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, वो बहुत अच्छे हैं। तो आपकी क्या राय है लोगों को अल्ट्रासाउंड के बारे में, इन एज अ रूटीन चेकअप फॉर देम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। एक्चुअली प्रोस्टेट स्पेसिफिक ऐसे गाइडलाइंस नहीं है कि अल्ट्रासाउंड किया जाए, जैसे डॉक्टर खेतान ने कहा 55 इयर्स के बाद पीएसए से स्टार्ट किया जाए। बट एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप एक होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड और एक चेस्ट एक्सरे ये रिकमेंडेड गाइडलाइन है फॉर एवरीबडी, वंस ए ईयर एटलीस्ट। और क्योंकि जब होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर ब्लैडर, प्रोस्टेट सब देखा जाता है, तो कुछ भी अगर छोटा सा लीजन हो या कुछ शंका हो तो फिर उसके आगे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करा जा सकता है। तो प्रोस्टेट या अदरवाइज एक होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड एनुअल हेल्थ चेकअप का पार्ट में बहुत ही यूजफुल है, तो वो लोगों को करवाना चाहिए। Yeah, thank you. I think I also agree with him, because ये एक जनरल, आप कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मत कहें, इसको एक जनरल चेकअप के लिए करते हैं। जैसे हमारी गाड़ी की एक सर्विसिंग होती है, एक चेकअप होती है, ऐसे ही हम भी अपना एक चेकअप करा सकते हैं। उससे काफी फायदा होता है लोगों को। कई बार लंग कैंसर पता चल जाता है ये। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो बहुत कुछ जाना है। जो डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर अदिति बताएं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर, क्या चीज कारण है, प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है, और कुछ रिस्क फैक्टर जो यहाँ है उसके बारे में थोड़ा समझाएं डॉक्टर अनुराग प्लीज। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है।
अगर किसी का किसी वजह से टेस्टिस निकल चुके हैं या किसी ट्रॉमा की वजह से या कई बार बाई बर्थ टेस्टिस नहीं होते, तो ऐसे केसेस में कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट नहीं बनता। तो प्रेजेंस ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। बट ये नहीं है कि कैंसर अगर हार्मोन है और हार्मोन से कैंसर बन जाएगा। लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रेस है, अफ्रीकन अमेरिकन में इंसिडेंस ज़्यादा होता है और ये एग्रेसिव भी ज़्यादा होता है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, केमिकल एक्सपोजर्स हैं, तो इसमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर हम नॉर्मल प्रोस्टेट किसी और वजह से भी ऑपरेशन करते हैं, तो जितनी ज़्यादा एज होगी इंसिडेंस ऑफ कैंसर डिटेक्ट होने का उतना ही ज़्यादा चांस होगा। तो एजिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिजीज। तो मेन तो यही है रिस्क फैक्टर्स। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। हमारा जो केमिकल एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है जो फूड में, वो भी नुकसान करते हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या इंसिडेंस रिस्क कम कर सकते हैं। राइट, या थैंक यू डॉक्टर अनुराग। तो अभी हर बार हर जना यही पूछते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए से कैसे बचें। डॉक्टर अदिति थोड़ा समझा दें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग प्रिवेंट करें ताकि ये कैंसर ना हो। So as we were discussing कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ मॉडिफाइबल नहीं है। जो मॉडिफाइबल नहीं है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एज है। एज बढ़ेगी, हम चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में अवॉइडिंग अल्कोहल इज हेल्दी, इट प्रिवेंट्स प्रोस्टेट कैंसर। अवॉइडिंग स्मोकिंग, हैविंग अ डाइट विच हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे टोमेटोज हो गए, brightly colored fruits and vegetables हो गए, less of saturated fats, less of sugars, even fish because it has a very high content of omega-3 fatty acids which is an antioxidant, then green leafy vegetables, milks, soya beans. So all these are protective for prostate cancer and they are modifiable risk factors to a large extent कि जो हमारे कंट्रोल में है, हम बचाव के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। सो आई थिंक नंबर वन है कि डाइट आप अपना अच्छा रखें। एनी कैंसर फॉर दैट मैटर एंड स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर एक तरह से एक लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज भी माना जाता है। तो जो जहां पर एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वहां ज्यादा होता है, तो अपने एक्स्ट्रा कैलोरीज अवॉइड करें। एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए खास करके लाल वाले जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं एंड देन टोमेटोज हैं, इनका एक्स्ट्रा कंजम्पशन होने से ये माना जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने कम होता है। बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते बट उसकी रिस्क जो है कम हो जाती है। अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो भी उससे बच सकते हैं। अल्कोहल एंड स्मोकिंग से जितने नहीं करेंगे उतना कम कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर। फैट्स एंड शुगर्स को कम करें तो वो भी कम होता है। फिश एंड जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया, फिश कंजम्पशन एंड ओमेगा फैटीज लेंगे तो वो प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट करता है। इसी को कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग फिश जो रेड मीट होता है उसका एक्स्ट्रा कंजम्पशन, बर्न फूड्स, ये सब हर तरह के कैंसर भी करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर भी करता है। वेजिटेबल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल गुड फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। Good amount of coffee, tea and soybeans are good for the prostate cancer. Any advice about all these dietary things, Dr. Anurag, about this, the diet for the to prevent the prostate cancer? Anything else you want to advise? ये डाइट बेसिकली मेडिटेरियन डाइट जो हार्ट के लिए बेटर होती है, द सेम डाइट इज बेटर फॉर द प्रोस्टेट। Yeah, right. So that's a हमारे very को थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें, प्रिजर्व्ड फूड ना लें, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स ज्यादा लें। That is the best thing. Right. Thank you. Thank you. I think that's a wonderful thing that we can prevent the prostate cancer. और जब भी what is the natural history of the prostate cancer, मतलब prostate cancer जिनको होता है वो किस दौरान से गुजरता है, तो अगले वाले चैप्टर में अगले वाले स्लाइड में थोड़ा सा हम लोग देखें। So Dr. Anurag, maybe you can explain this chart. तो कैसे, how does one go through this whole chart? ये थोड़ा सा complicated है, थोड़ा simplified में लोगों को बताएं। ये शुरू में जब भी इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम होती है तो कैंसर सेल्स जो होती है वो बेसिकली नॉर्मल सेल्स से शुरुआत होती है और उसमें कुछ म्यूटेशंस की वजह से कुछ सेल्स में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड उनकी एक तरह से जो डेथ है वो रुक जाती है। दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग और वो जब
इंडिपेंडेंट हो जाती है, मल्टीप्लाई करने लगती है, तो उसको कैंसर बोलते हैं। और वही फिर धीरे धीरे एग्रेसिव हो जाती है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है उसमें म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस बढ़ने लगती है, क्योंकि जीन रिपेयर मैकेनिज्म खत्म हो जाते हैं। तो उससे दे बिकम वेरी एग्रेसिव एंड दे स्टार्ट इन्वेडिंग द नॉर्मल टिश्यू आल्सो। तो जब भी कोई भी कैंसर शुरू होता है तो शुरू में वो कैंसर बड़ा बेनाइन बिहेव करता है, मतलब स्लो ग्रोइंग होता है, और उसका ट्रीटमेंट लोकलाइज्ड होता है और ट्रीटेबल होता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता है वो फिर पहले तो लोकल स्प्रेड करता है और बाद में पूरी बॉडी में फैलने लगता है। जब बॉडी में फैलने लगता है तो उसको मेटास्टेटिक डिजीज बोलते हैं। उस स्टेज पे जब मेटास्टेसिस हो जाती है तो फिर क्योर बहुत मुश्किल है, और उसमें हम मेनली पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, कि हम उसकी लाइफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकें और जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं करें। तो एक स्टेज आती है बिल्कुल जब ट्रीटमेंट से और सब चीजों से इंडिपेंडेंट हो जाता है, देन द इमिनेंट डेथ इज देयर विद इन फ्यू मंथ्स। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। तो कई बार हमने देखा है, कई बुजुर्ग लोग आते हैं 65, 70, 75 ये पेशेंट्स आते हैं और उनके रिलेटिव भी आते हैं कि सर ये तो बिल्कुल अच्छे थे, इनको कोई तकलीफ नहीं थी, हमने टेस्ट कराया इनको एकदम स्टेज 4 बताया है, ये कैसे हो सकता है? तो ये पहली बात तो ये समझ लें, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है एकदम रातों रात नहीं होता है। हर एक को नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड जब होता है उसका तो स्क्रीनिंग होना चाहिए। जब तक स्क्रीनिंग होता है तब इनका पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के नहीं है। मान लीजिए स्क्रीनिंग नहीं होता है, जिनको डेवलप होना है प्रोस्टेट कैंसर, डेवलप होने के बाद में तुरंत वो स्टेज 4 में नहीं जाता है, अलग अलग रिस्क फैक्टर से वो गुजरता है। लो रिस्क में जब बिल्कुल छोटा होता है, छोटा सा उन्हें होते समय हो सकता है, अगर उस समय पता चल जाए उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। उसके बाद में जब थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है लोकल, और वो ऑपरेशन या रेडिएशन से बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। और उसके बाद में जब थोड़ा और टाइम गुजरेगा, आसपास में फैलता है, और उस समय भी उनका ऑपरेशन या रेडिएशन या हार्मोन थेरेपी इसके कॉम्बिनेशन से उनको भी ठीक कर सकते हैं। ये भी मिस कर लिया हमने तो वो स्टेज 4 में चला जाता है। उस समय हमें एडवांस ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, चाहे हार्मोनल थेरेपी, चाहे कीमोथेरेपी, चाहे नया टारगेटेड थेरेपी, ये हर तरह का। तो जब भी किसी को स्टेज 4 होता है इसका मतलब ये है उनको काफी दिनों से, काफी महीनों से, काफी सालों से उनको धीरे धीरे करके कैंसर बढ़ रहा था, और हो सकता है उनका चेकअप नहीं हुआ हो या पता नहीं चला है कि इनका कैंसर है करके। स्क्रीनिंग करने से ये फायदे हैं, ये जब इस दौर से गुजरते रहते हैं स्क्रीनिंग टाइम में पता चल जाता है कि इनका क्या है। और तो ये एक पूरी लंबी कहानी है जो प्रोस्टेट कैंसर का, जो एक दिन 2 दिन का कहानी नहीं है, ये कई महीनों का है। ये वही चीज इसमें ये अलग चार्ट में दिखाया है, जो अर्ली स्टेजेस में जब एक यूरोलॉजिस्ट देखते हैं उनको लोकल ट्रीटमेंट यानी कि बेस्टिंग सर्जरी या रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स वो कर सकते हैं। जब थोड़ा और बढ़ जाता है उनको टेस्टिस निकालने का, यानी बिकॉज आप डॉक्टर अनुराग ने बताया जब ये हार्मोन मेल हार्मोन्स बनती है वो मुख्य कारण है कैंसर बनने का, और मेल हार्मोन्स का सोर्स अगर हम लोग निकाल दें या उसको नलीफाई करें किसी भी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो आप अपने आप में एक ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद में दूसरे कॉम्बिनेशन हार्मोन थेरेपी देते हैं, और जब ये ट्यूमर का बर्डन बढ़ते रहता है फिर हम लोग दूसरे ट्रीटमेंट देते हैं, और जैसे वो फिर इसके बावजूद भी आता है तो इनको ऑन्कोलॉजिस्ट केयर में अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। और चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक, ज्यादातर शुरू में जब पेशेंट को अर्ली कैंसर होता है हो सकता है वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, और उस समय पीएसए का हो या जो भी, अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे यानी कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब ऑन्कोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट करते हैं उन्हें काफी अंदाजा लग जाता है कि उनको कैंसर है करके, क्योंकि उस समय जो फील होती है वो बिल्कुल अलग फील होती है, हार्ड होता है। डॉक्टर अनुराग, ये दिस इज राइट, जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ये आपने बड़ा अच्छा चार्ट में सारा कुछ कंसाइज कर दिया है। इसमें बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर नहीं जाते, इसीलिए कैंसर जो प्रोस्टेट का है इसके लिए स्क्रीनिंग से ही वो ऑपरेबल स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। अगर आप सिम्टम्स के बेसिस पे जाएंगे तो उस स्टेज पे वो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका होता है डिजीज। ठीक है। जब मैं आर्मी में था, एक हमारे आर्मी में हर सीनियर ऑफिसर को 45 के बाद में हर एक मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन हर एक का बहुत जरूरी था। रेक्टल एग्जामिनेशन, पीआर एग्जामिनेशन वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। कई लोग उससे कतराते थे, बट रेक्टल एग्जामिनेशन से कई बीमारियों का पता चलता है, सिर्फ पाइल्स ही नहीं, रेक्टल कैंसर्स, एनल कैंसर्स,
एंड देन प्रोस्टेट कैंसर, इन सब का अच्छी तरह से पता चल जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी पता चलता है कि क्या हालत है इनका। तो ये हुआ हमारा ये इसके बाद में। और जब भी कोई प्रोस्टेट कैंसर होता है किसी को, तो हम लोग सबसे पहले बायोप्सी करते हैं। आई थिंक डॉक्टर संजय धवन एंड डॉक्टर अनुराग खेतान उन्होंने दोनों ने बताया है कि बायोप्सी होता है। तो इसके बारे में डॉक्टर अनुराग और बता दें कि जब बायोप्सी करते हैं किसी प्रकार का पेशेंट को तकलीफ या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? देखिए, जब भी हम प्रोस्टेट कैंसर का हमारे को डाउट होता है, चाहे वो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट पे या एमआरआई पे हो, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट वी मस्ट डू द बायोप्सी, अदरवाइज वी कैन नॉट स्टार्ट द ट्रीटमेंट। क्योंकि बायोप्सी में हमारे को बहुत बार पता लगता है कि किस तरह का ट्यूमर है। वो जरूरी नहीं कि सारे ट्यूमर्स एक ही तरह के हों। ग्लैंड एक है लेकिन उसमें ट्यूमर्स कई तरह के हो सकते हैं, तो बायोप्सी के बिना तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर ही नहीं सकते। और जो प्रोस्टेट बायोप्सी जहाँ तक है सवाल, ये बड़ा ही छोटा सा प्रोसीजर है। ज्यादातर पेशेंट हम ओपीडी या डे केयर बेसिस में करते हैं और इसके लिए कोई इंसिजन या स्टिच वगैरह नहीं होते हैं। इसके लिए जो टेक्निक है वो जिस तरह से इंजेक्शन में जितना पेन होता है उसी तरह से ही है। एक निडल से हम, जो बहुत पतली निडल होती है, वो स्पेशल टेक्निक से हम, ऑटोमेटिक गन बेसिकली होती है वो, उससे हम पेशेंट के बड़े माइक्रो पीसेस लेते हैं। और आजकल हम जो बायोप्सी करते हैं वो एमआरआई करने के बाद करते हैं। तो एमआरआई करने के बाद हम अल्ट्रासाउंड से वो फ्यूजन करते हैं उसका, चाहे वो कॉग्निटिव फ्यूजन करें या सॉफ्टवेयर फ्यूजन करें। तो हम जो यहाँ पे करते हैं पास में कॉग्निटिव फ्यूजन बायोप्सी करते हैं। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की इमेजेस को मिला के हम उसमें देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ से टारगेटेड बायोप्सी करते हैं। और उसके अलावा हम रैंडम बायोप्सी भी करते हैं, क्योंकि कुछ लीजन्स एमआरआई पे भी मिस हो सकते हैं। और हम सिस्टमेटिक बायोप्सी करने से हमारे को डिटेक्शन रेट 10% तक बढ़ जाता है अगर हम सिर्फ टारगेटेड बायोप्सी करें। तो इसीलिए हम कम से कम 12 to 14 पीसेस लेके अलग अलग उसको लेबल करके अलग अलग कंटेनर्स में पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। और पैथोलॉजिस्ट भी बड़े उसको रिलीजियसली एक एक सैंपल को डिटेल में एनालाइज करके उनकी एग्जैक्ट क्या पैथोलॉजी है, कितने परसेंटेज ऑफ ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट है, और कोई पैटर्न किस तरह के हैं, उसमें स्कोर क्या है, ग्लिसन ग्रेड क्या है, सब चीजें डिटेल में बताते हैं। ये सब चीजें मिला के हम आगे ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को रियली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। बिकॉज कैंसर प्रोस्टेट डायग्नोसिस itself doesn't lead to keep every patient will require treatment. Many patients we can just keep on watchful waiting or surveillance, and there are certain features on biopsy based on which we decide whether this patient requires treatment and what type of treatment. तो डॉक्टर धवन एमआरआई की इंपॉर्टेंस इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम उससे पहले करते हैं इसको। जी, तो एक चीज़ मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, हम प्रेफर करते हैं कि एमआरआई बायोप्सी से पहले हो। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बायोप्सी करने के लिए, जैसे डॉक्टर खेतान बता रहे थे, उनको गाइडेंस मिलती है, ही कैन हिट द रीजन मोर एक्यूरेटली, दैट इज नंबर वन। और दूसरी बात ये है कि अगर जब बायोप्सी करते हैं तो एक बिल्कुल एक बूंद, आधा बूंद टाइप भी जितनी ब्लीडिंग हो सकती है प्रोस्टेट के अंदर, उससे जो अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन उससे वो एमआरआई की पिक्चर ऑल्टर हो जाती है। तो वो एक फॉल्स रिपोर्ट आ जाती है एमआरआई के ऊपर। इसलिए हमेशा ये एडवाइस करी जाती है कि पहले एमआरआई करा लें, उसके बाद बायोप्सी कराएं। अगर आप बायोप्सी करा ली तो उसके बाद हमें 2-3 हफ्ते रुकना पड़ता है फिर एमआरआई करने के लिए। दूसरी बात, जो एमआरआई के जो और दूसरे फायदे हैं वो एक स्टेजिंग के बारे में है। डॉक्टर खेतान, आप ये स्टेजिंग के बारे में पूछ रहे थे, किसी और चीज के बारे में कह रहे थे? नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरआई के दो एडवांटेज है। उसमें हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि बायोप्सी कहाँ से लेना है। ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि एक बार जब हम एमआरआई करते हैं उसमें टारगेट के अलावा हम सराउंडिंग टिश्यूज में भी देखते हैं कोई इन्वेजन तो नहीं है, लिम्फ नोड्स तो नहीं है। तो ये सारी चीजें एमआरआई हमारे को लोकल स्टेजिंग के बारे में भी बताती है। तो वही बोन अगर जो दिखती है जितनी उसमें कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है, तो अगर उसमें मेटास्टेसिस है तो हमारे को एक तरह से वो एडवांस डिजीज के बारे में भी बताता है। तो एमआरआई तो आजकल बेसिक टेस्ट है जो हर पेशेंट का हम करते हैं। करेक्ट। मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। तो एमआरआई प्रोस्टेट इज द नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, एक लीजन डिटेक्शन के लिए, फिर गाइडेंस के लिए, बायोप्सी के लिए, और लोकल स्टेजिंग के लिए। स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि कैंसर कितना बढ़ चुका है। तो लोकल स्टेजिंग बोलते हैं कि जो
वो ग्लैंड और उसके आसपास का एरिया, और डिस्टेंट स्टेजिंग बोलते हैं जब हम बाकी ऑर्गन्स में गया है कि नहीं वो देखना है। तो लोकल स्टेजिंग के लिए मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। प्रोस्टेट के कैप्सूल होते हैं जिसके अंदर प्रोस्टेट रहता है, तो हम देख सकते हैं एग्जैक्टली लीजन प्रोस्टेट कैप्सूल को बल्ज कर रहा है या उसको कैप्सूल तोड़ के बाहर आ चुका है। उसके आसपास जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अगर कैप्सूल बल्ज आके बाहर आया है तो समाइनल वेसिकल है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। और अगर बाहर आ गया है और लिम्फ नोड्स भी हैं तो जो पेल्विक साइड वॉल होती है उस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसके अलावा जब हम प्रोस्टेट की इमेजिंग करते हैं तो जो पेल्विक की बोन्स हैं वो काफ़ी हद तक उस एरिया के अंदर आती हैं, इमेजिंग के एरिया के अंदर। तो हमने बहुत बार एक नॉर्मल एमआरआई जब करते हैं उसके अंदर लीजन्स उसमें देखा है कि ये हड्डी के अंदर कुछ कुछ है, और फिर हम जब दोबारा वापस प्रोस्टेट को देखते हैं तो प्रोस्टेट के अंदर भी लीजन दिखता है। तो एक उस लिहाज से एक काफ़ी हद तक एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन है। अगर दूसरा डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखना हो तब तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, पर लोकल मैनेजमेंट क्या करना है उसके हिसाब से ये बहुत कंप्लीट है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं जो मेरे से पूछना चाह रहे थे डॉक्टर खेतान पहले भी वो ये है कि देयर एक कॉन्सेप्ट है प्रोस्टेट के अंदर व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव सर्वेलेंस। दिस इज बिकॉज ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है एंड अफेक्ट्स पॉपुलेशन। जो जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी प्रेवलेंस बढ़ता जाता है। probably more people out of 100 will have prostate cancer at 80 than at 60, right? और इसका ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि कितना अग्रेसिव है लीजन, क्योंकि हर एक जो छोटा सा नॉन अग्रेसिव हो उसको उतने एक्सेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो थोड़ी सी कम ट्रीटमेंट के अंदर भी कंट्रोल में आ जाता है। तो एमआरआई के आने के बाद ये एक्टिव सर्वेलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत प्रमोट हुआ है। हम अगर लो ग्रेड लीजन है जिसका हम पता लगा सकते हैं एमआरआई में भी और एक बायोप्सी भी कर सकते हैं, तो लो ग्रेड लीजन को हम फॉलो अप भी कर सकते हैं विद सीरियल पीएसए एंड सीरियल एमआरआई एग्जामिनेशंस। हर एक पेशेंट को एकदम अग्रेसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। दिस इज, आप एग्री करते हैं डॉक्टर खेतान? हाँ जी बिल्कुल। एमआरआई आने के बाद तो एक्टिव सर्विलेंस तो काफी इजी भी हो गई है। अदरवाइज हमारे को हर साल बायोप्सी रिपीट करना पड़ता था। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं एमआरआई के बेसिस पे कि बायोप्सी कब करना है रिपीट, या पेशेंट को अगर कुछ एमआरआई में चेंजेस हैं, लीजन का बिहेवियर एग्रेसिव हो गया है या बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली भी हम सर्जरी के लिए पेशेंट को ले सकते हैं। So thank you both Dr. Anurag and Dr. संजय। तो हमारे पास में है डॉक्टर संजीव कटोरिया, एंड वो हमें बताएंगे जब बायोप्सी करते हैं वो टिश्यू उनके लेबोरेटरी में जाता है, वो उसको स्टडी करते हैं, बताते हैं कि कैंसर है या नहीं है, किस प्रकार का कैंसर है, उसको कैसे कैसे टेस्ट होते हैं और उसका कैसे स्कोरिंग करते हैं, अच्छा बुरा सब ये बताएंगे डॉक्टर संजीव कटोरिया टू एक्सप्लेन अबाउट द बायोप्सी। तो जैसा कि डॉक्टर खेतान और डॉक्टर धवन ने बताया कि एक बार जब वो डिजिटल रेक्टल स्क्रीनिंग जब एग्जामिनेशन और इमेजिंग के बाद सस्पिशन हो जाता है कैंसर है, तो वे ट्रस्ट गाइडेड नीडल कोर बायोप्सी करते हैं, काफी कॉमन है और ये सिस्टमैटिक करते हैं। वो लेफ्ट राइट एपिकल मीडियल बेसल हर रीजन से लेके हमारे पास 6 कंटेनर्स में कोर बायोप्सीज आती हैं और उसमें हम फिर कोर बायोप्सी में एक ग्लीसन स्कोरिंग होती है जिसके बेसिस पे इसके ट्यूमर की ग्रेडिंग करी जाती है। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक ग्रेडिंग सिस्टम है। ये डॉक्टर डोनाल्ड ग्लीसन थे, उनके नाम पे है। 5 ग्रेड्स इसमें होते हैं जो बेसिकली ट्यूमर के ग्लैंड्स के मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर में हम डिसाइड करते हैं कि उसका ग्लैंड का पैटर्न कैसा है, उसके ऊपर हम उसको ग्रेड देते हैं 1 2 3 4 5 करके। और इसमें 2 तरह के पैटर्न हम देखते हैं कि प्राइमरी पैटर्न क्या है और ट्यूमर का सेकेंडरी पैटर्न क्या है। फिर इन दोनों को जोड़ के हम एक स्कोर बनाते हैं, ग्लीसन का स्कोर। जैसे कि रिपोर्ट में देखा होगा लोगों ने कि 3+3, 3+4, 4+3, 4+4, 3+5 इस तरह की स्कोरिंग सिस्टम में ग्लीसन की स्कोरिंग चलती है
जो हमें एक ग्रेड ग्रुपिंग बनाते हैं जिसके बेसिस पे जो प्रोग्नोसिस में और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में काफी मददगार होती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा ग्लीसन स्कोरिंग में कि हम ग्रेडिंग 1 और 2 नहीं जोड़ते हैं, 3, 4, 5 को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 और 2 का जो आउटकम है वो ग्रेड 3 के समान ही होता है। तो हम जो ओवरऑल पहला ग्रेड इसमें हम लेते हैं ग्रेड ग्रुपिंग में, वो ग्रेड ग्रुप 1 होता है जिसमें ग्लीसन स्कोरिंग 3+3 लिखा जाता है। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी पैटर्न है ग्लैंड का और जो सेकेंडरी पैटर्न है वो सेम है और वो 3 के समान है। ये डिटेल में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि 3 में बैक टू बैक ग्लैंड्स होंगी या क्रिब्रिफॉर्म होंगी या पेपलरी होंगी या हाइपरनेफ्रॉइड होगा। ये हर एक ग्रेड के ये डिस्क्रिप्शन अलग अलग हैं, जिसके बेसिस पे ऐसे पैथोलॉजिस्ट हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या ग्रेड है। जो ग्रेड ग्रुप 2 आता है उसमें प्राइमरी ग्रेड जो है उसमें 3 होता है और सेकेंडरी जो ग्रेडिंग होती है वो 4 होती है, 3+4 और 7 का स्कोर होता है और ग्रेड ग्रुप 2 कहते हैं हम इसे। ग्रेड ग्रुप 3 में भी टोटल स्कोर 7 होता है, पर इसमें प्राइमरी जो अरेंजमेंट है वो 4 का होता है ग्रुप का और सेकेंडरी 3, मतलब 4+3 होगा इसमें। पर चूंकि 4 इज ए प्राइमरी ग्रुप तो इसलिए इसका ग्रेड ग्रुप 3 हो जाता है। तो ग्रेड ग्रुप 4 में जो टोटल 8 आती है, ये 8 प्राइमरी 4 और सेकेंडरी 4 हो सकती है, प्राइमरी 3 सेकेंडरी 5 हो सकती है, या प्राइमरी 5 और सेकेंडरी 3 हो सकती है। तो टोटल जब स्कोर 8 होता है तो ये ग्रेड ग्रुप 4 में आता है। और ग्रेड ग्रुप 5 है जो कि 9 एंड अबव है, या तो 4+5 होगा या 5+4 होगा। ये हम लोग जब भी आगे बैक there was some interruption I think. तो ये ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रोग्नोसिस के अलावा ये हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी मदद करता है। राइट, सो थैंक यू डॉक्टर संजीव। तो जब भी प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है हम लोग बायोप्सी करते हैं और एमआरआई प्रोस्टेट करते हैं और उसके बाद में एक स्कैन। डॉक्टर रंगरा, आई लाइक टू ऐड वन थिंग कि कई बार हमें बायोप्सी में हाई ग्रेड पिन लाइक फीचर्स दिखते हैं, हालांकि वो पायरेट्स 4 होता है उसमें एमआरआई में, पर इसमें फ्रैंक कैंसर ना दिख के हमें हाई ग्रेड प्रोस्टेटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जिसको हम बोलते हैं, जो कि प्रॉपर फ्रैंक कैंसर ना होके वो इन सिटू टाइप कार्सिनोमा हम कह सकते हैं, कार्सिनोमा सिन है वो, हाई ग्रेड पिन लाइक फीचर्स। ऐसे केसेस में हम आईएससी एडवाइस करते हैं, जो कि बेसिकली 3 मार्कर स्टडीज होती है, एमेकर की, हाई मॉलिक्यूलर वेट सीके की और P63 की, जो हमें फिर उसमें हमें आइडिया मिलता है कि जो बेसल लाइनिंग हुई है, बेसल एपिथेलियल लाइनिंग है, उसका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और कई बार जो हाई ग्रेड पिन हम नीडल कोर बायोप्सी से बता रहे हैं वो आईएससी में एडिनोकार्सिनोमा निकल के आई हैं। तो ऐसे केसेस में आईएससी काफी मददगार होती है ऐसे केसेस में। और मेटास्टैटिक टिश्यू से अगर हमने बायोप्सी ली हुई है जहां हमें शक है कि वो शायद प्रोस्टेट से गया होगा, तो वैसे केसेस में पीएसए के साथ ये 3 मार्कर की स्टडी से काफी मदद मिलती है। या थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जब बायोप्सी होता है, बायोप्सी के बाद में काफी प्रोसेसिंग होती है, उसकी स्कोरिंग सिस्टम है जिसे ग्लीसन स्कोर कहते हैं। और उनको जब भी पैथोलॉजिस्ट को डाउट लगता है कि अलग अलग कुछ चीजें हैं, कभी कभी कैंसर भी अलग अलग, प्रोस्टेट कैंसर के अलग अलग कैंसर हो सकते हैं, उसके लिए वो स्पेशल टेस्ट करते हैं जो IHC बोलते हैं। और कई बार प्रोस्टेट में कुछ भी नहीं दिखता है, बट बायोप्सी कहीं और से करेंगे, जब स्प्रेड होता है तो लिम्फ नोड से कहीं से करेंगे, उससे भी हमें पता चल सकता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। हो सकता है हमारे प्रोस्टेट ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो, और ये भी हो सकता है। और जब भी प्रोस्टेट कैंसर का पक्का हो जाता है उसके बाद में हम लोग एक स्कैन करते हैं जो पेट स्कैन कहते हैं, या आजकल जो प्रोस्टेट में करते हैं PSMA स्कैन। सो वेरी ब्रीफली डॉक्टर धर्मेंद्र मलिक जो हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं वो थोड़ा बताएं कि अलग अलग तरह के पेट स्कैन और प्रोस्टेट कैंसर में किस तरह का करना चाहिए। जी सर, जैसे ही पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है तो उसमें सबसे पहले पेशेंट के दिल में सवाल आता है कि इसकी स्टेज क्या है। तो स्टेज पता करने के लिए जो आज के दिन मोस्ट कॉमनली मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, दैट इज PSMA PET-CT। ये एक होल बॉडी टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट की कंप्लीट स्टेजिंग पता चलती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि MRI प्रोस्टेट करें या वो करें, तो उसमें बेसिक होता है कि लोकल डिजीज के बारे में पता चलता है। लेकिन जैसे इंडिया में जो पेशेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, स्टेज 3 में 4 में, तो कैंसर यूजुअली पहले लिम्फ नोड में स्प्रेड करता है, फिर उसके बाद
हड्डियों में डिस्टेंस हेड टू टो लेकर कहीं भी स्प्रेड कर सकता है। तो उसकी कंप्लीट स्टेजिंग के लिए हमारे पास टेस्ट होता है PSMA PET-CT, और ये जो होता है टेस्ट होता है स्पेसिफिक प्रोस्टेट के लिए होता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो PSMA होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। तो जो प्रोस्टेट के कैंसर सेल्स होते हैं उन पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे जाके ये अटैच करता है। तो बेसिकली हम जो मोलिकुलर लेवल पे प्रोस्टेट कैंसर की इमेजिंग कर पाते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोस्टेट का कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा कई बार क्या होता है, बायोप्सी जब हम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर साइट से लेते हैं तो उसमें ये नहीं पॉजिटिव नहीं आ पाती, लेकिन क्लिनिकल सस्पिशन लगता है कि पेशेंट को कैंसर है। तो PSA PET-CT करके हम पता लगा सकते हैं कि एक्यूरेट साइट कहाँ पे है बायोप्सी लेने के लिए। तो PSMA बेस्ड डायरेक्टेड बायोप्सी थेरेपी भी बायोप्सी जो कर सकते हैं, उससे जो आपकी एडिड वैल्यू प्रोवाइड करता है बायोप्सी के अंदर, लिटरेचर के अंदर। थर्ड पॉइंट जो होता है कि PSMA PET-CT से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस क्या है, जो कैंसर की सीवियरिटी क्या, अपटेक कितनी ज्यादा है, कि जो फ्यूचर में आपका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो कैसे बिहेव करने वाला है, कि अग्रेसिव है या लो लेवल का कैंसर है कि उसको नॉर्मली स्प्रेड करेगा। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए जब हम बात करते हैं PSMA PET-CT होता है, लेकिन जब हम मोस्टली बोल देते हैं, डॉक्टर बोलता है कि जाके PET-CT करा लीजिए। तो PET-CT भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे उसको हम बोल सकते हैं PSMA PET-CT, FDG PET-CT, एफडोपा PET-CT। जो FDG PET-CT होता है वो 90% केसेज में 90 to 95% जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट होता है PSMA PET-CT, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% है। तो इट्स ए हाईली स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। और इसमें पेशेंट को कोई फास्टिंग रहने की जरूरत नहीं है या यूरिया क्रिएटिनिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेशेंट की किडनी फेलियर होता है या एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है, क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते। तो इसमें PSMA PET-CT आपका बिल्कुल सेफ होता है, बेशक पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धर्मेंद्र, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जब प्रोस्टेट कैंसर होता है उनमें PSMA PET स्कैन करना चाहिए, नॉर्मल FDG PET स्कैन नहीं करना चाहिए। कई बार ये छूट हो जाती है लोगों के, ये समझ में नहीं आता है सर PET स्कैन कराया हमने, तो ये दोनों में बहुत अंतर होता है। ये भी बता दूं कि कई पेशेंट्स हमने देखे हैं पहले PET स्कैन जो कराते थे उसके बाद में PSMA PET स्कैन करते हैं, दोनों में प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अंतर होता है। PSMA से बहुत सारे लीजन्स और पता चलते हैं जो FDG से नहीं पता चलते हैं। और उसके बाद में तो अभी तक जितने भी टेस्ट करवाए हैं हमने प्रोस्टेट कैंसर के लिए, बायोप्सी, MRI, PSMA PET, इन सब से एक ट्यूमर के बारे में एक अच्छी सी जानकारी हो जाती है। ये किस प्रकार का ट्यूमर है, कितना इनका रिस्क है और कितना इनका अच्छा होने का चांसेस है, स्टेज क्योरेबल है अर्ली स्टेज में या स्टेज 4 में है जो इनको कुछ कम कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें का डिसीजन स्टेजिंग के बाद में होता है। और पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है वो डिपेंड करता है कि उनकी एज कितनी है, उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी बाकी जो बीमारियां हैं, BP और ये सब होता है इन सब के लिए। तो अभी टाइम होने जा रहे हैं, हमारे 5 बज गए हैं और इसके एक बार पेशेंट को ट्रीट हो गया है तो क्लुप्त में मैं बता दूं और फिर बाकी लोग भी ऐड करेंगे। जब शुरुआत में होता है कुछ लोगों के पास में ऑप्शन होता है, डॉक्टर संजय धवन ने भी बताया, डॉक्टर अनुराग खेतान ने भी बताया कि कुछ लोगों को शायद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, जब बहुत छोटा होता है, धीरे से बढ़ने वाला किस्म का है, शायद उसको कुछ भी ना करें, वो भी होता है। और सर्विलेंस जब करते हैं उनको MRI बार बार करा के अगर जरूरत पड़ने से दोबारा भी बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ सकती है कि वो बदली तो नहीं हुआ। और दूसरा, कुछ लोगों में ज्यादातर जो अर्ली स्टेजेस में मोस्ट रिकमेंडेड है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, उसके बारे में डॉक्टर अनुराग बताएंगे। जो नॉर्मल वाला सर्जरी भी होता है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी जो रोबोटिक भी होता है, और उसके बारे में कुछ लोगों को जो नहीं हो सकता है सर्जरी या किसी भी कारण रेडिएशन भी एक ऑप्शन है। दोनों में हमेशा डिबेट होता रहता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये भी एक काफी है। जब भी नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अलग से करेंगे ये पूरी चर्चा करेंगे। और कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को अर्ली स्टेज में हार्मोन थेरेपी रिकमेंड करते हैं, बहुत कम, जनरली वो अवॉइड करते हैं। जब वो बढ़ जाता है तो उस समय ट्यूमर का स्टेज ज्यादा होता है, तब जाके उनको हार्मोन थेरेपी रेडिएशन देते हैं या किसी को सर्जरी भी कर सकते हैं और फॉलोड बाय रेडिएशन।
और कुछ लोगों की कीमोथेरेपी या टारगेटेड एजेंट ये सब देते हैं। सो बहुत क्लुप्त में डॉक्टर अनुराग खेतान बताएं हमें सर्जरी के बारे में, किसको सर्जरी करेंगे, किसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, किसको रेडिएशन करेंगे, थोड़ा सा बता दें प्लीज। अगर पेशेंट को लोकलाइज डिजीज है जिसमें बॉडी में और कहीं नहीं फैली है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस, और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पेशेंट का, ही कैन लिव एज ए डिजीज फ्री मैन। तो उसमें आजकल जो हम सर्जरी करते हैं मिनिमली इन्वेजिव करते हैं, उसमें जो 3 मेन ऑप्शन है, एक लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है, या पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टमी है। ये तीनों के ही रिजल्ट्स एक्सपर्ट हैंड्स में, जो डॉक्टर जिस चीज का एक्सपर्ट है उससे अगर आप वो करवाते हैं तो तीनों के रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं, सर ऑन्कोलॉजिकल रिजल्ट्स भी, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी, और पेशेंट काफी जल्दी रिकवर करते हैं तीनों टेक्निक से। और आजकल जो हमारा एवरेज स्टे है पारस में अराउंड 2 to 3 days है, जो हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद पेशेंट्स को भेज देते हैं। रेडिएशन थेरेपी कुछ पेशेंट सर्जरी के लिए बिल्कुल ऑप्ट नहीं करते या फिजिकली फिट नहीं होते, इसके बारे में मैडम बताएंगे कि रिजल्ट्स इसके भी काफी अच्छे हैं, इक्विवेलेंट है सर्जरी के। डिटेल में मैडम डिस्कस करेंगे इसको। डॉक्टर आदित्य प्लीज। यस सर, सो एक्चुअली रेडिएशन उतनी ही इक्विवेलेंट और एफिकेशियस मोडालिटी है प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने की जितनी सर्जरी है। डेफिनेटली जब पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, या फिर पेशेंट सर्जरी के लिए नहीं ऑप्ट कर रहा है, तो हम रेडिएशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट फिट भी है तो भी हम रेडिएशन कर सकते हैं। और अभी रेडिएशन की टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि हम रेडिएशन बहुत प्रिसाइजली दे सकते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, कंट्रोल रेट्स इक्विवेलेंट टू सर्जरी होते हैं, और उसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी काफी अच्छा रहता है। सो एक मतलब इसी बारे में बता दूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स अभी रिसेंटली उनको जब अभी बता रहा था कि अल्ट्रासाउंड से उनको डिटेक्ट किया था, उसके बाद में एमआरआई हुआ प्रोस्टेट कैंसर का, और उसके बाद में उनके जब पीएसए स्कैन किया बिल्कुल सिर्फ प्रोस्टेट का लिमिटेशन था। तो उनमें काफी डिबेट हुई कि सर्जरी करना है कि रेडिएशन करना है। तो सर्जरी के बाद में एक साइड इफेक्ट होता है जो ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, एंड दूसरा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये जो चीजें, दोनों चीज, इसके बारे में थोड़े डॉक्टर खेतान बताएं, इसके साइड इफेक्ट कितने लोगों को होता है, क्या वो डरने की बात है? ये जो इनकॉन्टिनेंस है आजकल जिस टेक्निक से हम करते हैं नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म रहती है, और 95% से ज्यादा पेशेंट्स आफ्टर 3 months दे आर कॉन्टिनेंट। तो धीरे धीरे सर्जिकल टेक्निक जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं टाइम के हिसाब से इसका रिस्क भी कम होते जा रहा है। इजैकुलेशन जरूर खत्म हो जाता है इसके बाद, क्योंकि 90% ऑफ द 90-95% ऑफ द इजैकुलेट वॉल्यूम इज फ्रॉम प्रोस्टेट ओनली। तो अगर हम प्रोस्टेट निकाल देते हैं तो इजैकुलेशन ड्राई हो जाता है। जो एक और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम इसमें हो जाती है सर्जरी के बाद, लेकिन वो भी पेशेंट यूजली 6 महीने या साल भर में रिकवर करने लगता है, और वो अपने जो प्री ऑपरेशन स्टेज पे है आफ्टर 1 year ही कैन रीच अप टू द सेम स्टेज। और जरूरत होती है तो हम इसके लिए कुछ मेडिसिन या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर अगर रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए अलग से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर आदित्य, जब ये अर्ली स्टेजेस में रेडिएशन करते हैं, आप बता रहे थे कि रिजल्ट्स करीब करीब सेम है, तो इनमें ये जो साइड इफेक्ट डॉक्टर अनुराग बात कर रहे थे उनका और इसमें कोई फर्क है? तो जब हम रेडिएशन करते हैं तो जहां भी रेडिएशन करते हैं उसके आसपास के टिश्यूज में कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ स्वेलिंग होती है। तो ड्यूरिंग रेडिएशन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ सकता है, रात को हो सकता है यूरिन जाना पड़े। लेकिन ग्रेजुअली रेडिएशन खत्म होने के बाद जब ये इन्फ्लेमेशन कम होती है तो ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। सो विद इन 3 to 6 months दे वुड यूजुअली कम बैक टू नॉर्मल, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। और डेफिनेटली वो नॉन इन्वेजिव है, सर्जिकली हमने अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है, तो इनकॉन्टिनेंस और जो बाकी प्रॉब्लम्स जो सर्जिकल होती हैं वो रेडिएशन के साथ नहीं होती हैं। और लोकली एडवांस डिजीज में जैसे बताया कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एंड देन सर्जरी, कुछ लोगों में टारगेटेड थेरेपी, ये सब का यूज किया जाता है, तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। और जब भी स्टेज 4 डिजीज होता है उन्हें हम लोग हार्मोन थेरेपी देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसका एक ही इम्पॉर्टेंट एम होता है कि इनका जो मेल हार्मोन्स है
उसकी प्रोडक्शन कम किया जाए या उसको ब्लॉक किया जाए। ये मेडिकल का या सर्जिकल का मेन होता है। एंड सर्जिकल का मतलब होता है टेस्टिस का निकालना, और उससे मेल हार्मोन्स का सोर्स खत्म हो जाता है। और अगर बचे हैं कुछ हार्मोन्स और उनको टैबलेट भी दिया जाता है ताकि जो भी छोटे छोटे लेवल्स के हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है। कुछ लोगों को कीमोथेरेपी देते हैं, और आजकल हर एक को कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है। कई तरह के टैबलेट्स भी आए हैं, वो भी उतने ही लाभदायक है कुछ जो शुरुआत के स्टेज 4 पेशेंट्स में, जितना कि कीमोथेरेपी फर्क पड़ता है। कीमोथेरेपी से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो इन ड्रग्स में नहीं होते हैं, और इनमें भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है, बट ये काफी फायदा करते हैं। उनको आयु भी बढ़ाते हैं, मतलब वो लोग दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम देन विदाउट ट्रीटमेंट। एंड जिनको ये कीमोथेरेपी और टैबलेट्स टारगेटेड थेरेपी काम नहीं करता है, उनको हम लोग रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी देते हैं, कुछ इंजेक्ट करते हैं, जैसे पेट स्कैन में करते हैं वैसे ही कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की इंजेक्शन होती है, वो है लुटीशियम। एंड देन आजकल रेडियम भी दे रहे हैं। रेडियम अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट लुटीशियम देते हैं। उससे ये सब जगह जा करके वो हर जगह पर उनको फायदा करता है, अच्छा सा फायदा करता है, उसको कंट्रोल करता है। और कुछ लोगों को मेटास्टेटिक डिजीज में और शुरुआत के में भी जेनेटिक टेस्ट हो रहे हैं, जैसे ब्राका टेस्ट हमने शुरू में बात किया था, ब्राका टेस्ट एंड देन बाकी म्यूटेशनल टेस्ट बहुत सारे करते हैं, जिससे ये ट्यूमर के बारे में जानकारी मिल जाती है, क्या ट्रीटमेंट देना है, किस तरह का ट्रीटमेंट देना है पता लगता है। अगर ब्राका टेस्ट इनको पॉजिटिव आता है, म्यूटेशनल टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनको एक नए किस्म के टैबलेट्स दिए जा सकते हैं, जिससे बीमारी ये कंट्रोल में हो सकती है। जब भी मौका मिलेगा हम आपसे बिल्कुल पूरा प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में और भी डिटेल्स में बातचीत करेंगे, और आपको जो भी सवाल वगैरह है वो हमें जरूर आप लोग भेजें, जो ईमेल हमने दिया है। तो आज जो हमने बात किया है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, वो क्या है, कैसा है, उसके फंक्शंस क्या है बॉडी में। और एनलार्जमेंट प्रोस्टेट तो करीब करीब हर मेल को एज के साथ साथ में बढ़ते ही रहता है, और उससे जब सिम्टम्स हो जाते हैं और वो बीपीएच का ट्रीटमेंट चाहिए होता है। कुछ लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो इंसिडेंस इंक्रीजेस विद द एज, एंड उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने जानकारी ली है, उसको उससे कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी किया है। सिम्टम्स क्या है डॉक्टर अनुराग ने बहुत अच्छे तरह से बताया है। अर्ली डायग्नोसिस के बारे में डॉक्टर संजय धवन एंड डॉक्टर अनुराग खेतान ने पूरा बताया है, और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में डायग्नोसिस में बड़ा ब्रीफली हमने जान लिया है कि क्या कैसे ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से देते हैं, और उसका रिस्क समझने के बाद में। और तो मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कोई खास लास्ट मैसेज, पार्टिंग मैसेज टू आवर पीपल। सो डॉक्टर संजय धवन, एनी मैसेज फॉर ऑल द ऑडियंस प्रोस्टेट कैंसर के बारे में? मैसेज यही है सबके लिए कि जो एक एनुअल हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है उसको इग्नोर मत करें। कायदे से साल में एक दिन बांध लें, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई और दिन हो, और एक अपना कंप्लीट चेकअप करा लें। आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, जो चीज़ जल्दी पकड़ में आ जाती है उस चीज़ का अच्छे से इफेक्टिवली इलाज हो जाता है। Right. Thank you. So, Dr. Katuria, any message for the public about the prostate cancer? अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आजकल जो ट्रस्ट गाइडेड नीडल कोर बायोप्सी होती है उससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक ओपीडी प्रोसीजर है और उससे काफी हद तक हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं। ग्लीसन स्कोरिंग भी अच्छी होती है जो कि प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में मदद करती है। एंड आजकल जो जेनेटिक टेस्ट हैं उसके बारे में भी कोई मैसेज? हाँ, BRCA1 BRCA2 जैसे जेनेटिक टेस्ट हैं, जैसे कि पहले बताया गया है कि जो फैमिली हिस्ट्रीज में इसका काफी इम्पोर्टेंस है, तो इसे जैसे ही एडवाइस किया जाता है तो इसे करवाना चाहिए। और बहुत सारे नए टेस्ट आए हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र? यस सर, या बेसिकली हमें देखना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर इज ए हार्मोनल डिपेंडेंट एज रिलेटेड डिजीज दैट इंसिडेंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एज। और आज के दिन हमारे पास काफी स्पेसिफिक टेस्ट हैं अवेलेबल हैं जिससे हम डिजीज का पता लगा सकते हैं, और मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे हम पेशेंट को इवेलुएट कर सकते हैं रिस्पॉन्स के लिए। और डिस्पाइट दैट कि पेशेंट को स्टेज 4 डिजीज हो उसमें भी हम उसे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर आदित्य अग्रवाल?
प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली इतना डिफरेंट है ट्रीटमेंट सभी एज ग्रुप में, और इतने सारी मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं एडवांस एज की वजह से, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है। तो प्लीज, अगर स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर डिटेक्ट होता है तो अपना ट्रीटमेंट किसी दूसरे पेशेंट के साथ या रिलेटिव के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट आपकी स्टेज, आपकी कंडीशन, आपके डिजीज के हिसाब से होगा। So talk to your doctor and let your doctor and your family and you yourself decide what is the best treatment for you. Right. Dr. Anurag Khaitan, final comments for all the people, because he, being a urologist, he is one of the persons who will be doing the most of the care for the prostate cancer. Dr. Anurag, please. मेरे 3 मैसेज हैं जो अटेंड कर रहे हैं सेशन उनके लिए। बेसिकली अगर आपको डायग्नोज होता है प्रोस्टेट कैंसर तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लोकलाइज स्टेज पे है चाहे वो एडवांस स्टेज पे है, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी रिसर्च हुई है सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर में हुई है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर तरह की स्टेज के लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास, और एक ही नहीं मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको एक डिजीज, एक मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो दूसरे से रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा ये कि आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है जो सिम्टोमेटिक बहुत लेट स्टेज में होती है और हम स्क्रीनिंग से ही इसको ऑपरेबल स्टेज में या ट्रीटेबल स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मैसेज ये है कि इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली इन्वेस्टिगेशन के साथ। और दूसरा, आप इसको सेल्फ मेडिकेट ना करें। जो मैंने देखा है, जो पेशेंट ज्यादातर लेट स्टेज पे आते हैं वो क्योंकि कहीं से लोकल डॉक्टर से या अपने आप मेडिसिन शुरू कर देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं प्रोस्टेट की जो फाल्सली पीएस से कम कर देती हैं, तो उन्होंने देखा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया, अल्ट्रासाउंड पे अपना वो ड्यूटासाइड शुरू कर दिया। ड्यूटासाइड शुरू होने से क्या होता है कि डिजीज पीएस से कम हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है। तो पीएस से जब करवाएंगे नॉर्मल आएगा, तो फॉल्स नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में पहले आप इन्वेस्टिगेट कराएं, पूरा एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिल लें या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, और उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करें उनकी रिकमेंडेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनुराग खैतान। सो आपने सभी स्पेशलिस्ट से प्रोस्टेट के बारे में और प्रोस्टेट बड़ा होने के कारण और बड़े प्रोस्टेट कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी ली है, और आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर हमें इस पते पे और इस मेल पे भेज दें। और ये जो और दूसरा, कल हमारा प्रोग्राम 4 बजे होगा, जो किडनी कैंसर के बारे में, किडनी कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। और डॉक्टर अनुराग ये भी बताएंगे किडनी कैंसर होते हुए पहले तो पूरा किडनी निकालते थे, आजकल किडनी का स्मॉल पोर्शन भी निकाल सकते हैं और बाकी किडनी को बचा सकते हैं, ताकि किडनी अपना फंक्शन करते रहे और आप कैंसर से भी मुक्त हो जाए। तो कैंसर के बारे में, किडनी कैंसर के बारे में काफ़ी बातचीत करेंगे, जैसे आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में किया है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वो हैं, तो आप हमें इस ईमेल पे या इस टेलीफोन नंबर पे करें। और आज का सेशन जो नहीं देख पाए हैं वो पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज में आपको ये मिलेगा, और आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, वो बाद में इसको देख भी सकते हैं। एंड आप सबको थैंक यू वेरी मच। एंड पारस हॉस्पिटल की तरफ से और पूरे पैनलिस्ट के बारे में इतनी अच्छे तरह से आपको बताया है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट, आपने इतनी अच्छे तरह से लोगों को बताया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir.